Hello everyone, welcome to my YouTube channel नरियाल इंग्लिश क्लासेस। नरियाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। Today in this video we will learn about verb and its types. So let us define what is a verb. Verb is a word which denotes an action, possession, state of being and can also act as a noun and adjective etc. तो ये तो हो गया verb की definition. So I have written here some examples to clear the concept of verb more clear to the readers. So let us see the first example. Boys fly kites. Then I have a cow. Once there was a king and walking is a good exercise. तो इन चारों एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं, जो फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है, इन द फर्स्ट एग्जाम्पल बॉयज फ्लाई काइट, सो इट डिनोट्स एन एक्शन। पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कोई काम हो रहा है, लड़के पतंग उड़ाते हैं, सो इट डिनोट्स एन एक्शन। इन द सेकेंड सेंटेंस आई हैव अ काउ, इट डिनोट्स पोजेशन, कि उस मेरे पास एक गाय है, तो गाय किसके पास है, मेरे पास है, तो इसको हम कहेंगे पोजेशन। Then once there was a king, it denotes state of being, ये बता रहा है कि एक बार एक राजा था, तो उसकी जो स्टेट है उसको बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है। सो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इसमें वॉकिंग जो वर्ब है ये आपका नाउन का काम कर रही है, इट इज एक्टिंग एज ए नाउन। सो इन ऑल द फोर सेंटेंसेस ऑल द अंडरलाइंड वर्ड्स दे आर एक्टिंग एज वर्ब। ये जितने भी आपके अंडरलाइंड वर्ब हैं, जो आपका फ्लाई, हैव, वॉज और वॉकिंग, ये सारे जो है वो वर्ब का काम कर रहे हैं, और हर सेंटेंस में ये अलग अलग जो पोजीशन है उसको डिनोट कर रहे हैं, तो इसी को हम वर्ब कहते हैं। अगर मैं वर्ब के बारे में ये कहूँ कि बिना वर्ब से सेंटेंस फ्रेम नहीं हो सकता, तो इट विल बी राइट, बिकॉज वी कांट इमेजिन अ सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। बिना वर्ब से हम सेंटेंस को बना ही नहीं सकते हैं। For example, if we remove the word fly from this sentence, then the remaining words, boys, kites, they convey no sense. So this sentence will be incomplete without the verb fly. So we can say that without a verb we can't frame a sentence. तो ये तो था वर्ब के बारे में कि वर्ब के बिना हम सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सो let us know its types. So I have written here 7 verbs. First is transitive, then intransitive, finite verb, non-finite verb, auxiliary verb, regular verb and irregular verb. So let us discuss them one by one. So first is transitive verb. अब transitive verb को define करते हैं पहले। Transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from the subject to an object. जैसे जैसे एग्जाम्पल है शी ब्रोक द ग्लास, तो उसने ग्लास तोड़ा, तो ग्लास किसने तोड़ा, सब्जेक्ट कौन है इसमें, शी। सो हियर द एक्शन पासिस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट शी टू द ऑब्जेक्ट ग्लास, तो इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे मेड हिम किंग, उन्होंने उसको राजा बनाया, तो राजा को कौन बना रहा है, दे बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक्शन है दैट पासिस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट दे टू द ऑब्जेक्ट किंग, तो इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। देन द जज फाउंड हिम गिल्टी, ही सिंग्स अ सॉन्ग, विराट लव्स क्रिकेट, दीज आर सम एग्जांपल व्हिच शोज ट्रांजिटिव वर्ब, जो ट्रांजिटिव वर्ब दर्शा रहे हैं। जैसे विराट लव्स क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, विराट आपका सब्जेक्ट है, तो विराट जो है वो क्रिकेट पसंद करता है, तो यहाँ पर इसका जो एक्शन है दैट पासिस ओवर टू द ऑब्जेक्ट क्रिकेट, तो इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। अब इन सभी एग्जाम्पल में, इन ऑल एग्जाम्पल्स मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ब इज अनक्लियर विदाउट कॉम्प्लीमेंट। ये जितनी भी आपकी वर्ब हैं जो मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं, जैसे ब्रोक, मेड, फाउंड, सिंग्स और लव्स, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें तो ये आपका सेंटेंस जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। जैसे हम कहें शी ब्रोक दी ग्लास, हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो अगर आप कहते हैं कि उसने तोड़ा, तो इसका सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या तोड़ा,
तो इट मीन्स कि उसको आपकी जो बात थी, आपकी जो उससे जो आप बात कहना चाहते थे वो उस तक पूरी नहीं पहुंची, तो ये आपका फिर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं रहा। सो इट इज एक्टिंग एज कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का काम कर रहा है, उस सेंटेंस को ये पूरा कर रहा है। कंप्लीमेंट किसको बोलेंगे? पूरक। वो जो किसी चीज को पूरा करे उसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं। तो जैसे विराट लव्स क्रिकेट, अब क्रिकेट को हम हटा दें तो सेंटेंस आपका रह जाएगा विराट लव्स। तो सामने से आपको प्रश्न आ सकता है कि विराट किसको प्यार करता है, तो अब आप जब कहेंगे कि विराट लव्स क्रिकेट, तो तब जाकर आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो हियर द वर्ड क्रिकेट इज द कंप्लीमेंट फॉर द सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है विराट, उसके लिए कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल हो गया। अब मैं इसको आपको ब्रीफ करूं। ट्रांजिटिव वर्ब आपकी वो वर्ब होगी जिसको जब आप लिखेंगे तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं तो आपका जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। जिस तरह यहाँ पर द जज फाउंड हिम गिल्टी, तो यहाँ पर हम फाउंड आपका वर्ब है और इसके बाद हमने ये ऑब्जेक्ट हटा दें यहाँ से, तो द जज फाउंड ही आपका रह जाएगा सेंटेंस। तो आपका ये सेंटेंस अधूरा रहेगा और ये ट्रांजिटिव वर्ब फिर हम इसको नहीं कह सकते। तो ये तो था आपका ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। इसके बाद है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब किसको कहेंगे? ये आपका जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसका बिल्कुल ऑपोजिट का काम करती है ये इंट्रांजिटिव वर्ब। सो इट डिनोट्स एन एक्शन विच डजंट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? ये आपका जो ट्रांजिटिव वर्ब था उसमें जो सब्जेक्ट का एक्शन होता था वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता था, ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करता था। लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसमें जो सब्जेक्ट का एक्शन जो होगा वो ऑब्जेक्ट तक नहीं जाएगा। इट मीन्स इस वर्ब को लगाने के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये चीज आपने नोट करनी है। ट्रांजिटिव वर्ब में आपको वर्ब लिखने के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड जब आप इंट्रांजिटिव वर्ब लिखेंगे तो उसको लिखने के बाद आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज आपने बिल्कुल याद रखनी है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल द ग्लास ब्रोक। अब यहाँ पर सेंस बिल्कुल क्लियर है, टूटा क्या? ग्लास टूटा। तो यहाँ पर ब्रोक आपका वर्ब है, लेकिन इसके बाद आप ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं तो ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। उसके बाद मैंने दूसरी एग्जांपल लिखी है, हिज फादर कैन नॉट रीड। तो यहाँ पर रीड आपका वर्ब है, रीड के बाद आप कोई आगे अगला वर्ड ऐड नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट एडिंग कंप्लीमेंट, तो हम कह सकते हैं कि इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। देन द वर्ड्स आर फ्लाइंग, ही सिंग्स। इन दोनों सेंटेंसेस में फ्लाइंग और सिंग्स ये वर्ब है और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं डाल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव में डिफरेंस क्या हो गया? ट्रांजिटिव में आप जब वर्ब लिखेंगे तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इंट्रांजिटिव में आप वर्ब लिखेंगे तो उसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी। तो ये आपने बिल्कुल इस डिफरेंस को याद रखना है। सो दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन इजीली लर्न इट। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट चेंजेस विद द चेंज इन टेंस। अब फाइनाइट वर्ब किसको बोलेंगे? जो टेंस बदलेगा तो वर्ब भी बदल जाएगी। एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। फाइनाइट वर्ब किसको बोलेंगे? इट चेंजेस विद चेंज इन टेंस। व्हेन द टेंस चेंजेस द वर्ब आल्सो चेंजेस। जैसे ही टेंस चेंज होगा आपका तो वर्ब भी चेंज होगी, तो उसको हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल, आई रीड, he reads. So in these two examples the verb is changing. In the first sentence it is read, in the second sentence it is reads. तो यहाँ पर क्या, पहले सेंटेंस में ये read है और दूसरे सेंटेंस में reads लिखा है, तो it means it is changing. So when the verb changes with the subject, here the subject is I, in the second sentence the subject is he. तो यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, पहले सेंटेंस में आई, दूसरे सेंटेंस में ही। अगर सब्जेक्ट चेंज होता है और साथ में वर्ब भी चेंज हो जाती है तो वो आपकी फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। देन
आई डिडंट नो हिम, आई डू नॉट नो हिम। यहाँ पर आप देखिए तो इन दोनों सेंटेंसों में टेंस चेंज हो रहा है। यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप डू की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, तो ये आपका फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सेम था लेकिन यहाँ पर आपका टेंस बदला, और जब टेंस बदला तो आपकी वर्ब चेंज हुई, और इसी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही नोज मी, दे नो मी। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पर हम नोज लगा रहे हैं। यहाँ सब्जेक्ट है आपका दे, तो यहाँ पर हम नो लगा रहे हैं। तो इट मीन्स वर्ब इज चेंजिंग, और जब वर्ब चेंज होगी तो हम कह देंगे कि ये फाइनाइट वर्ब होगी। तो इन ब्रीफ फाइनाइट वर्ब हम किसको कहेंगे? जो सब्जेक्ट के साथ या टेंस के चेंज होने के साथ चेंज होगी तो उसको हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट टाइप जो मैंने लिखी है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब किसको कहेंगे? ये जिस तरह आपका ट्रांजिटिव का अपोजिट था इंट्रांजिटिव, इसी तरह फाइनाइट का अपोजिट है नॉन फाइनाइट। जो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, इट डजंट चेंज विद चेंज इन टेंस। इसमें क्या फर्क है? इसमें चाहे आपका सब्जेक्ट बदले, चाहे आपका टेंस बदले, लेकिन वर्ब की फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होगी। तो अगर वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती है तो उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो आपकी वर्ब है टू गो यहाँ पर लगी है। देन ही वॉन्टेड टू गो, तो यहाँ पर ये आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे थे, यहाँ पर पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी वर्ब जो है वो बदल नहीं रही है। यहाँ भी टू गो है, यहाँ पर भी टू गो है, तो यहाँ पर दोनों में वर्ब चेंज नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ सब्जेक्ट भी चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर आई है, यहाँ पर ही है, लेकिन वर्ब चेंज नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर सब्जेक्ट दे है, लेकिन वर्ब चेंज नहीं हो रहा है। जब वर्ब चेंज नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखी है, लाफिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो ये भी आपका नॉन फाइनाइट का वर्ब है। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिखी है, लाफिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो इसमें लाफिंग जो है वो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसको किसी दूसरे सेंटेंस में आप सब्जेक्ट चेंज करके भी लिखेंगे तो ये चेंज नहीं होगी, तो इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। तो अब नॉन फाइनाइट वर्ब में आपने दो चीज़ें नोट करनी है। इस जब टू के साथ वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहेंगे उसको हम? इन्फिनिटिव। इसको आप नोट कर सकते हैं। इन्फिनिटिव किसको कहेंगे? जब आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जैसे टू गो, टू डू, टू वॉक, टू टॉक, तो ये आपके इन्फिनिटिव में आएंगे। ये आप इसको अलग से नोट कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ग्रामर में भी ये रूल है आपका कि जब भी आप टू वर्ड लिखेंगे तो उसके बाद हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो जब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लिखते हैं तो इनको हम इन्फिनिटिव का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? इन्फिनिटिव। उसके बाद ये जो मैंने लिखा है लाफिंग, आपका लाफ जो वर्ब है, लाफ, लाफ्ड, लाफ, तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं तो उसको हम जेरेंड बोलते हैं। क्या बोलते? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, जेरेंड, इन्फिनिटिव। नेक्स्ट जो मैंने टाइप लिखी है वो है ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी का जो लिटरल मीनिंग है उसको हम बोलते हैं सहायक। तो ये जो वर्ब होती है ये इंडिपेंडेंट वर्ब का काम नहीं करती है, ये किसी के साथ अटैच होती है, उसकी हेल्प करती है, ये मेन वर्ब की हेल्प करती है, इसीलिए इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। हाँ, इसमें कुछ एक ऐसे वर्ब हैं जो इंडिपेंडेंट यूज होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब हैं ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, इस करके इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब का नाम भी देते हैं क्योंकि ये दूसरे वर्ब की हेल्प करते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं। इट हेल्प्स अ मेन वर्ब टू फॉर्म ए टेंस, मूड और अदर एक्टिविटी। तो किसकी हेल्प करता है? ये मेन वर्ब की हेल्प करता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो एग्जाम्पल हैं, एक आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा आपका है मॉडल ऑक्सिलरी। तो सो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होगी? जिसमें आपका इज, एम,
आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये जो आपके वर्ब हैं ये आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी में आएंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपने एक नोट करनी है, प्राइमरी जो ऑक्सिलरी है इसमें कुछ एक जो वर्ब है आपके दैट कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब। मेन वर्ब किसको कहेंगे? जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस की सेंस दे देगा और जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको हम मेन वर्ब कह देते हैं। तो कुछ एक प्राइमरी ऑक्सिलरी आपके मेन वर्ब का भी काम करते हैं, जैसे ही वॉज ए थीफ, तो यहाँ पर वॉज जो है वो आपका ऑक्सिलरी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है, लेकिन ये मेन वर्ब का यहाँ पर काम कर रहा है। ये सेंटेंस की पूरी सेंस जो है वो कन्वे कर रहा है कि वह चोर था। इसमें आपने कोई दूसरा वर्ब अटैच नहीं किया, इट इज एक्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट वर्ब, सो इट इज कॉल्ड मेन वर्ब। और मेन वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब का नाम भी दे देते हैं और साथ में इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कई बार कह देते हैं। तो मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और लिंकिंग वर्ब, ये तीनों एक ही वर्ब के नाम हैं, तो इनको अलग अलग तरीके से हम कह सकते हैं। जैसे मैन इज मॉर्टल, तो यहाँ पर इज जो आपका वर्ब है ये आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वर्ब का काम कर रहा है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इज वर्ब है इट इज मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। तो ये तो था आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में, कि जिसमें आपके जो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये जो वर्ब होंगे आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी में आएंगे। उसके बाद है मॉडल ऑक्सिलरी। अब मॉडल ऑक्सिलरी कौन से होंगे? जिसमें आप कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, आउट टू, विल, शैल, ये जो आप यूज करेंगे तो इनको हम मॉडल ऑक्सिलरी बोलेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिखी है, ही विल गो टू आगरा, शी कैन डू दिस वर्क। तो यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं। तो यहाँ पर जो गो है आपका, ये इट इज एक्टिंग एज मेन वर्ब, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन इसमें विल आपने जो वर्ब लगाया है ये आपका ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, तो इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। और ये ऑक्सिलरी वर्ब का कौन सा रूप होगा? मॉडल ऑक्सिलरी होगा। सिमिलरली इन द सेकंड एग्जांपल, शी कैन डू दिस वर्क, तो यहाँ पर जो डू है आपका वर्ब ये आपका मेन वर्ब है, और इसके साथ जो कैन आपने लगाया है ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। और ऑक्सिलरी वर्ब में ये कौन सी टाइप है? मॉडल ऑक्सिलरी। तो ये तो था आपका ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब को हम ब्रीफ कर देते हैं। ये वो वर्ब होते हैं जो आपके मेन वर्ब के साथ अटैच होते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप मैंने लिखी है रेगुलर वर्ब एंड इररेगुलर वर्ब। तो पहले वर्ब को हम समझते हैं कि वर्ब होता क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, उनको कैसे पुकारा जाता है, ये हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो वर्ब की फॉर्म दे रखी है। आई हैव रिटन टू फॉर्म्स ऑफ वर्ब हियर, अटैक एंड ब्रिंग। तो अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड। और जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, तो मैंने पहले बताया इसको जेरेंड कहेंगे, तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। जो जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। तो वर्ब की आपकी जो फॉर्म होगी वो कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। अब जो फर्स्ट फॉर्म आपकी होती है वर्ब की, उसको हम बेसिक फॉर्म भी बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म को हम बेसिक फॉर्म भी कह देते हैं और साथ में इसको प्रेजेंट टेंस फॉर्म भी कह देते हैं। और जो सेकंड फॉर्म आपकी होती है उसको हम पास्ट टेंस फॉर्म कहते हैं। जो थर्ड फॉर्म होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। तो ये तो थी वर्ब की तीन फॉर्म, जिनको हम प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के नाम से हम जानते हैं। और जब आईएनजी लगा हो तो उनको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं या जेरेंड का नाम इनको दे देते हैं। तो ये तो थे वर्ब की तीन फॉर्म। अब जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखी अटैक, तो इसकी सेकंड फॉर्म थी आपकी अटैक्ड, थर्ड फॉर्म थी अटैक्ड। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म को आपने ईडी यहाँ पर अटैच किया एज अ सफिक्स, और इसमें भी ईडी आपने अटैच किया एज ए सफिक्स विद द वर्ड अटैक। तो हम कह सकते हैं कि जिन वर्ब के साथ
ईडी जो है वो लगाया जाएगा, उनको हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। रेगुलर वर्ब की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ना। Those verbs whose second and third form are formed by adding d or ed to the end of verb, they are called regular verbs। अब रेगुलर वर्ब किसको कहेंगे? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप लास्ट में डी या ईडी लगाएंगे, जैसे अटैक, अटैक। लुक आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो इसके साथ आपने ईडी लगाया, लुकड, लुकड, तो ये आपका हो गया आपका रेगुलर वर्ब। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाफ, लाफ्ट, लाफ्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी जितनी भी वर्ब है उसकी लगभग 70% वर्ब से भी ज़्यादा जो है वो आपकी रेगुलर वर्ब होती हैं। तो रेगुलर वर्ब को याद करना बेहद आसान है। इनको हम इजीली ईडी साथ में लगाकर हम इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो हम बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेगुलर वर्ब, इट इज वेरी इजी टू लर्न रेगुलर वर्ब। ऑन द अदर हैंड, इर्रेगुलर वर्ब किसको कहेंगे? इर्रेगुलर वर्ब्स आर दोज whose second and third form do not take ed for their ending। अब जो आपकी इर्रेगुलर वर्ब होती है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ अगर आप ईडी लगाएंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ये डिफरेंट होती है। जैसे ब्रिंग, ब्राउट, ब्रॉट, जैसे डू, डिड, डन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके साथ जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज करेगा, वहाँ पर आप ईडी जो वर्ड है वो अटैच नहीं कर सकते। वो जो वर्ब्स होंगी उनको हम इर्रेगुलर वर्ब का नाम देंगे। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, and if you haven't subscribed to my YouTube channel yet, then subscribe it right now to get all my latest video by pressing the bell icon। So I hope you will like this video, so keep watching and sharing. Thank you।